गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है धन के लिए युद्ध। अब तक हमने पढ़ा है कि भूमि के साथ साथ अन्य क्या चीज़ दी जाती थी। अनुदान के रूप में भूमि के साथ साथ क्या क्या चीज़ें दी जाती थी। इसमें बताया गया है कि इन राजाओं का जो इतिहास था, उस इतिहास में ये वर्णन मिलता है कि मिट्टी की मेड़ बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर देते थे। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं जैसे फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फल उद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बांबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वो इससे कर वसूली कर सकता है। अर्थात भूमि के साथ साथ ये सभी चीज़ें भी उनको अनुदान के रूप में दी जाती थी। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए कर वसूल कर सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वो पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बना सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण किया जाए। इस प्रकार से भूमि के साथ साथ ये सभी चीज़ें अनुदान के रूप में दी जाती थी। अब धन के लिए युद्ध। आपने गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष होता था। वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसे कि हम देखेंगे कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के गजनी का मुल्तान मोहम्मद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों जैसे ईरान, उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से तक किया है। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया गया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अलबरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अलबरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने मुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक का 1191 में हराया था।
लेकिन दूसरे ही साल 1192 में इसके हाथों हार गया। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र में, ये जो मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये चोल का शासन है और उनके पड़ोसी इसमें लिखा है मुल्तान अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब है शासक। सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है शासक। नेक्स्ट टॉपिक कल।